हैं कोचर सर। अभी हम तेजावत साहब से बात कर रहे थे इस युद्ध को लेकर, खासकर अमेरिका की रणनीति को लेकर। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब दुनिया भर के देशों को अमेरिका पर निर्भरता घटानी चाहिए, अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका की हमने पोल खोल दी है। वो दावा करता था कि वो सुपर पावर है, मध्य पूर्व में उसके इतने सारे सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन वो अपने सहयोगियों को ही नहीं बचा पाया। आपके हिसाब से क्या इस युद्ध के बाद अमेरिका की साख पर बड़ा बट्टा लगने वाला है? धन्यवाद वैभव। आज तो तेजावत साहब भी बड़े स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं टाई के साथ। तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये अमेरिका अपने बेसिस यहाँ पे क्यों लेके आया था और ये गल्फ कंट्रीज ने उनको पनाह क्यों दी थी यहाँ पे, तो इसकी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके यहाँ पे जो ये जितने भी देश हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, ये बहुत अमीर हैं, इनके पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल, गैस। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के क्षेत्र में इस टाइप के रिसोर्सेज आपको एक जगह में इतने सारे नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी, एक मैं इसको एक वर्ड देता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो पूरे वर्ल्ड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस क्षेत्र में है। और यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फार साइटेडनेस रखता है। वो जानता है कि जहाँ पे उसको अपना दबदबा बना के रखना है। एक टाइम पे 70,000 सैनिक थे इसको यूनाइटेड स्टेट्स के मिडिल ईस्ट में। बीच में जब चाइना के साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, तो ये जो 70,000 सैनिक है इसको रिड्यूस करके आज की डेट में 40,000 के करीब महासैनिक है। और पूरा आधुनिक रडार सिस्टम हम जिसको बोलते हैं फेज्ड एरे, जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, ये गल्फ कंट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। ये टारगेट को 5,000 किलोमीटर तक इसको डिटेक्ट कर सकता है और उसको 1,000 किलोमीटर जब आ जाती है मिसाइल तो उसको ट्रैक करता हुआ 1,000 किलोमीटर के आसपास को नष्ट कर देता है। तो इस टाइप के इसने सिस्टम्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। बट ये इस लड़ाई में हमने क्या देखा, अब आप इसको देखिए कि अगर एक ईरान से मिसाइल फायर होती है या एक ड्रोन आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस सिनेरियो को दिखाना चाहता हूं कि इनका नुकसान क्यों हुआ इतना ज़्यादा। रिएक्शन टाइम, बिकॉज इसको मिसाइल का जो फ्लाइट टाइम है ईरान से लेके, अगर आप यूएई देखें और अगर आप कतार देखें और ये सारी कंट्रीज बहरीन देखें, तो इट्स ओनली 30 to 60 सेकेंड्स। 30 से 60 सेकंड के अंदर आपको अपना एयर डिफेंस एक्टिवेट आपको उसको करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आपके ऊपर एक स्वॉर्म ड्रोन का अटैक आता है, क्योंकि आप सारे ड्रोन्स को अपने इंटरसेप्टर से नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको हमने देखा कि इनका नुकसान हो गया। अब एक चीज साफ हो गई है, ये जो सारे गल्फ कंट्री जो यहाँ पे है उनको साफ हो गई है कि अमेरिका हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। और अभी उनके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। देखिए, इस लड़ाई में अब एक ईरान के साथ इनके रिश्ते खराब हो चुके हैं और अगर बिकॉज पहले तो बातचीत भी थी और डिप्लोमेटिकली भी एक दूसरे के साथ एम्बेसीज भी मिलते, बट आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि गल्फ का जो मिडिल ईस्ट में जो जियो पॉलिटिक्स से बदलने वाला है। सबसे पहले अगर आपने इसको देखा कि मुस्तफा खुमैनी की एक फर्स्ट डिमांड क्या है, ये जितने भी एयर बेसिस हैं और मिलिट्री बेसिस हैं यूएस के, इसको बंद होने चाहिए। तो अब ये इस क्वेश्चन आएगा क्या इसको गल्फ कंट्री ये करेंगी, बिकॉज अब देखिए इनके पास
एक वो कहावत है ना, मरता क्या ना करता वाली। कौन इनकी हेल्प करेगा? क्या चाइना आएगा इधर हेल्प करने के लिए? रशिया आएगा इनकी हेल्प करने के लिए? बिकॉज ये इतने छोटे कंट्रीज हैं, अगर आप इनको मैप पे भी देखें तो आप इनको एक डॉट सा दिखाई देगा। अब इतनी छोटी कंट्री में आप किस टाइप की फौज अपनी खड़ी कर सकते हैं? कितनी फौज खड़ी कर सकते हैं? ईरान का कैसे मुकाबला कर पाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आपकी जीसीसी कंट्रीज हैं, जी तकरीबन 7 कंट्रीज है जीसीसी में। हर एक कंट्री, कोई बड़ा कंट्री नहीं। ईरान का अगर मैं एग्जांपल दूं, ईरान इज 16.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। अच्छा, आप इनका देखिए, ये उसके सामने 1/10 भी नहीं है, 1/20 भी नहीं है। तो ईरान का मुकाबला ये नहीं कर पाएंगे, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एयर बेसिस है, ये इसको यहां से जाने वाले नहीं है, रीस्ट्रेटेजाइज होंगे ही। इसको रीस्ट्रेटेजाइज का मतलब है कि ये जितने भी एयर बेसिस हैं, इनको शायद एक मोबिलिटी दी जाएगी, एक मिलिट्री बेसिस को एक मोबिलिटी दी जाएगी, और इनको अंडरग्राउंड लेके जैसे ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अपनी बनाई हैं, इनको भी अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। बिकॉज आने वाले वक्त में ये अपने आप का बचाव नहीं कर सकते। ईरान की लड़ाई में हम क्या सीख रहे हैं? इसके ईरान की लड़ाई में हम ये सीख रहे हैं कि जितनी भी मिसाइल मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी है, ईरान की कैपेबिलिटी है कि वो 1 महीने में 100 मिसाइल्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो लोग बोलते हैं कि ईरान के पास 3000 से 5000 मिसाइल्स हैं, वो तो खत्म हो जाएंगी। पर वो भूल रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर भी साथ साथ हो रही है, और काफी चाइना से मटेरियल और इसको शिपिंग और बाय एयर वगैरह, बिकॉज ईरान ने अपनी तैयारी एक पुख्ता तरीके से करी है। और इनकी जो अंडरग्राउंड है, वो उनके GBU-57 बॉम्बर्स भी उनके पास पहुंच नहीं पा रहे। और इसीलिए इसको मुझे लगता है कि आज आई थिंक खर्ग आइलैंड के ऊपर जी जी एक्चुअली हमला। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये बहुत सीरियस टर्न इस लड़ाई ने ले ली है। बिकॉज आपने एक देश की रोजी रोटी, जो उसकी बेसिक जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बिकॉज आपने सैंक्शन तो लगा दिए सारी जगह, अब इसको पैसा कहां से आएगा? उसके पास बस यही एक जरिया था। अब आपने उसको जरिया आपने खत्म कर दिया है। और इसको मेरा ये मानना है कि रशिया को इसमें आना पड़ेगा इस लड़ाई को रोकने के लिए, और कोई चारा नहीं मुझे इसको नजर आ रहा। और जो इंडिकेशंस आ रही है रशिया से, रशिया शायद इसमें मदद कर सकता है ट्रंप की, और इसको ईरान को एक नेगोशिएटिंग टेबल में लाने के लिए। बिकॉज ईरान के पास आज, अगर मैं इसको एनालाइज करूं एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट, कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए और 2-3 महीने दम है, और अमेरिका के पास दम नहीं है इस लड़ाई को और आगे खींचने के लिए, अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके आते। इसलिए ये डेस्परेशन आपने खर्ग आइलैंड का देखा अमेरिका की तरफ से, कि भाई मैं मैक्सिमम नुकसान कर दूं इसका, एक नेगोशिएटिंग टेबल पे तो आना ही पड़ेगा, उससे पहले मैं मैक्सिमम नुकसान कर दूं और मैं वर्ल्ड को अनाउंस कर दूं। बिकॉज ट्रंप ने 2 दिन पहले अनाउंस किया था दैट वी हैव वन द वॉर। तो एक नैरेटिव, ये उसको कोई एक्चुअली बिलीव नहीं कर रहा है उसका ये स्टेटमेंट, बट ही वांट्स टू क्रिएट अ नैरेटिव टुडे कि हमने ईरान को इतना कमजोर कर दिया, इतना उसको नष्ट कर दिया कि वो अपना मुंह उठा नहीं सकेगा, और इसीलिए हम इस लड़ाई में एग्जिट कर रहे हैं अभी। इसको मुझे लगता है ये एग्जिट होगा, बिकॉज ये इसको लंबी लड़ाई नहीं चल सकती। मैं एक्चुअली शुरू से ही बोल रहा था कि आज आई थिंक 14-15 दिन हो गए, 15 दिन है सर आज। हाँ हाँ, उसको 15 दिन हो गए अभी, और जो आप इसको 5-7 दिन आप लगा सकते हैं, उससे ज्यादा अमेरिका के पास ना तो रिसोर्सेज हैं। देखिए अभी जिस तरीके से इंटरसेप्टर्स और उनकी जो मिसाइल है, उसकी जो मैन्युफैक्चर है, उसका अगर आप एक्सपेंडिचर और मैन्युफैक्चर रेशियो लगाएं, वो बहुत कम है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसको रिजर्व्स की भी जरूरत पड़ेगी।
अभी वो इंडो पैसिफिक से साउथ कोरिया से थर्ड उसने अपना मिसाइल सिस्टम शिफ्ट किया यहाँ पे। अब साउथ कोरिया नाराज है बिकॉज उसके पास अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट, तो अभी वो वापस भी जाना है। अब वो थर्ड कब वापस जाएगा, और ऑलरेडी इनके जो 7 थर्ड मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं जो ईरान ने ये उसमें से 3 नष्ट कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि नुकसान अमेरिका का कितना हुआ। इनका जो एक फेज्ड एरे रडार सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो 1.2 बिलियन डॉलर्स का वो खत्म कर दिया इन लोगों ने, और इनके पास 5 ही है ऐसे सिस्टम्स, और एक यहाँ पे लगाया हुआ था जो इनके पास। अब इनके पास वो जो आईज होती है ना, आईज एंड इसको ईयर्स कैपेबिलिटी अमेरिका के पास नहीं है। और मैं अपनी ये इसको कंक्लूड करूंगा इससे जी। दूर में देखा जब पाकिस्तान का हमने एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया, जब पाकिस्तान हमारी मिसाइल्स को रोक नहीं पाया तो पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा। आज इसको अमेरिका की और इजराइल की सिचुएशन आ चुकी है कि वो ईरान की मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनका जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे यहाँ पे, जितने भी बेसिस थे वो इसको ईरान ने नष्ट कर दिए। तो ये लड़ाई ईरान की तरफ है, इसको अमेरिका की तरफ नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं दैट ही इज वन द वॉर, आई थिंक ही इज ओनली ट्राइंग टू प्ले अ गेम ऑफ नैरेटिव। ये लड़ाई इसको ईरान की तरफ गई है, और इसको ईरान को अगर आप उसको गारंटीज अपना देंगे कि दोबारा से आप उसके ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो शायद वो नेगोशिएटिंग टेबल में आ सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.